बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हल्क का सबसे बड़ा जो मोरा इस टाइम सिस्टम के अंदर है वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और अब क्योंकि और मोरे अंदर डाल दिए गए हैं, इसके बाद एक बड़ी साजिश तैयार की जा रही है। इमरान खान का दबाव काम करे ना करे, लेकिन जो मईशत का दबाव है, जो महंगाई आ रही है, इस दबाव के नीचे ये सारे धड़ाम से गिरने वाले हैं। इनको नज़र आ रहा है कि शायद जल्द या बदेर इलेक्शन में जाना पड़ेगा, अभी नहीं तो 6 माह बाद जाना पड़ेगा। और अगर इलेक्शन में जाते हैं और इलेक्शन शफाफ होते हैं और प्री पोल धांधली नहीं की जाती, तो इमरान खान को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इस सिलसिले में कुछ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बयान सुनाना चाहता हूँ। वो इलेक्शन कमिश्नर जो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर बड़ी बेशर्मी, ढिठाई से और गैर आईनी बयान देता है, सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर जवाब देता है कि हम अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकते। ये जवाब वो अप्रैल के महीने में देता है, जबकि आइन ये कहता है कि आपने 90 दिन के अंदर लाजमी इलेक्शन करवाने हैं जब भी असेंबली ख़त्म हो। वो आइन से इनहराफ करता है, सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके करता है और उसको कोई कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि हल्क का मोहरा है। अब उसका ताज़ा बयान सुने तो आपको समझ आ जाएगा कि 9 अप्रैल की रात को अदालतें किसने खुलवाई थी, इस मोहरे को किसने हिलाया था, वो कौन था जिसने प्रिजन वैन्स बाहर मंगवाई थी, वो कौन था जिसने पूरा सिस्टम हाईजैक किया था। आज के बयान के बाद आपको समझ आएगा। फिर आपको बताता हूँ कि क्या खेल खेला जा रहा है और आपने क्या करना है, आप इस खेल को कैसे रोक सकते हैं, आपको वो भी बताता हूँ। इलेक्शन कमिश्नर का हमें जब कहा जाएगा हम इलेक्शन करा देंगे। इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा करता रहेगा। हमें जब कहा जाएगा इलेक्शन करवा देंगे। एक महीने के अंदर ऐसा क्या बदल गया है कि आप इसे जब कहा जाएगा ये इलेक्शन करवा देगा। अब ये क्यों कर रहे हैं, 2 वजूहात समझ लें। इनका ये मतलब है, इनकी ये सोच है कि जिस तरह पंजाब में बाई इलेक्शन करवाने लगे हैं 20 सीटों पर, अगर वफाक में भी इस्तीफे कबूल कर लिए जाएं तो 122 या 125 सीटों पे जो तरीके इंसाफ ने इस्तीफ़ा दिया है वहाँ पे इलेक्शन करवा दिए जाएं। या आप ज़रा गौर से समझें, तरीके इंसाफ क्या हो सकता है, 115 120 बाकी हो सकता है कि जो स्पेशल रिजर्व सीट्स होती हैं वो भी हों लोग, लेकिन सारी सीटों पे कम से कम 115 इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट में ये बात कर चुका है कि हम अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकते। अब अगर ये इस्तीफ़े कबूल करते हैं और अपने रिग्ड सिस्टम के अंडर इलेक्शन करवाना चाहते हैं उन सीटों पर, ताकि हमारे पास वादे अक्सरियत हो जाए और इमरान खान को हम आउट ही कर दें सियासत से, तो ये उस साजिश का भी हिस्सा हो सकता है। और ये इसका भी कि अगर हमने इंतखाबात करवाने हैं तो अब बयान दिलवा दिया जाए कि इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है जी हम तैयार हैं। गैर हतमी फहरिस्त 2022 शुमारियाती ब्लॉक कोड पूरा लिखा हुआ है कि इंतखाबी फहरिस्तों की नज़र सानी में फोतगी की तस्दीक होने पर वोट खारिज हो गया है। क्या आपको पता है कि ये किसका वोट खारिज हुआ है? ये नाजरीन सिंध असम्बली के MPA, प्रोविंशियल सिंध असम्बली हल्का PS 130 से जो MPA हैं उनको फौत शुदा करार दे दिया गया है। और वो ट्वीट पे कर रहे हैं कि ये मेरा कैसे ख़त्म कर दिया, वोट जगह बदलना तो दूर बात है, लोगों को मारा जा रहा है, जिंदा लोगों को फौत शुदा डिक्लेयर किया जा रहा है। जहाँ जहाँ तहरीक इंसाफ की अक्सरियत आई है, जहाँ जहाँ वो जीती है, वहाँ रद्दो बदल किए जा रहे हैं। ये ज़्यादातर इलाकों में यही कर रहे हैं। मैं आपको ये दिखाता हूँ, इमरान रियाज खान ने भी अपना पोस्ट किया है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरा भी ये इलाका तब्दील कर दिया गया है, तो यहाँ से भी पता चलता है। फिर इसके बाद मैंने अपना चेक करवाया, मेरे फैमिली मेम्बर्स में मेरा और मेरे फैमिली मेम्बर्स का जो बन रहा है इंतखाबी इलाका, वो मीलों दूर बन रहा है। एक ही घर के लोग, एक ही फैमिली के लोग हमेशा एक जगह वोट डालते हैं। आपस में इलाका ही बदल दिया गया है उनका, ताकि लोग, क्योंकि रश होता है इलेक्शन में, एक जगह आप हो सकता है लाइनों में खड़े हों 5 घंटे, उसके बाद आप कहाँ दूसरी जगह जाके 4 घंटे खड़े होंगे लाइनों में। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, इलेक्शन गर्मी में हो सकते हैं, सर्दी में हो सकते हैं, बारिश में हो सकते हैं। तो बेसिकली हर वो हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे टर्न आउट कम किया जा सके। इमरान खान के जहाँ पावरफुल इलाके हैं, जहाँ से उनके जीतने के चांसेस हैं, वहाँ मारा जा रहा है लोगों को, ताकि वोट डाले ना जा सकें और फिर हम अपनी मर्ज़ी की मैनिपुलेशन कर लें, जो ठप्पे लगाने हैं वो लगा लें, जिसको जितवाना है जितवा लें। ये सारी साजिश हो रही है। ये ज़रा समझें, एक वीडियो है, मैं चाहता हूँ आप ये देखें ताकि आपको पता चले कि आपने क्या करना है। इसमें तरीक़ाकार बयान किया गया है, लोगों को एफर्ट करनी पड़ेगी। ये मत देखें कि गर्मी है, क्योंकि सिर्फ आपके पास 19 जून तक तारीख है, तब तक अगर आपने वोट अपने ठीक करवा लिए तो करवा लिए, वरना हतमी फहरिस्तें सामने आ जाएंगी और फिर उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी इलेक्शन से पहले। तो ये ज़रा वीडियो देख लें।
आम इंतखाबात से पहले अपने वोट की तस्दीक का आखिरी मौका। इलेक्शन कमीशन ने आपके इलाके में वोट की तस्दीक के लिए डिस्प्ले सेंटर्स कायम कर दिए हैं। अपने शनाख्ती कार्ड पर दर्ज 2 पतों पर वोट का इंदराज करवा सकते हैं। सरकारी मुलाजिम अपनी जाए मुलाजिमत के पते का इंदराज भी करवा सकते हैं। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, उससे आगे दर्ज अपने नाम और पते की तसल्ली और तस्दीक कर लें। याद रहे, वोटर लिस्ट के मुताबिक आप अपना हक के राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। वोट के इंदराज की तस्दीक के लिए बजरिया SMS मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए क्लिक ECP डाउनलोड। वोट की मुंतकिली के लिए भी फॉर्म 15 पुर करें। इंतखाबी फहरिस्त में गैर मुतल्लिका वोटर पर फॉर्म 16 पे इतराज भी जमा करवाया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने वीडियो इसलिए बनाई है कि टोटल पूरा हो जाए, हालांकि जो बीच में असल चीज़ है वो बताई नहीं है कि आपने अपना वोट 8300 पे अपना ID कार्ड नंबर जैसे लिखा हुआ है ID कार्ड पे वैसे ही डैश भी डालें सब कुछ, और इसको 8300 पे मैसेज करें। वहाँ से आपको जवाबिया मैसेज आएगा कि आपका वोट किस इंतखाबी इलाके में है, किस फहरिस्त कहाँ है। अगर आपको लगता है कि वो गलत जगह है तो उसमें वो जो डिस्प्ले सेंटर होगा उसका भी उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, फ़ोन नंबर भी एक आएगा आपको मैसेज में। आप उस डिस्प्ले सेंटर पे जाएं और अपने वोट की करेक्शन करवाएं। ID कार्ड साथ लेके जाएं, जो फॉर्म वहाँ से आपको मिलेगा या वो ऑनलाइन डाउनलोड भी हो सकता है, उसका प्रिंट निकलवाएं। कोशिश करें कि ये एफ़र्ट आप करें और अपने वोट को ठीक करवाएं। ये धांधली करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इसको नाकाम भी आप बना सकते हैं। ये साजिश है, ये हल्का मोहरा है, ये हर वो काम करेगा जो इमरान खान को रोकने के लिए इन्होंने करना है। लेकिन आपको लोग मायूस करेंगे कि नहीं जी, इमरान खान को इन्होंने रोकना है, इन्होंने फैसला किया है कि रोकना है। आप फैसला करें कि नाकाम बनाना है तो आप जीतेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये चंद हैं, आप 22 करोड़ हैं। अपनी ताकत को समझें। आप चीर फाड़ के रख देंगे इस सिस्टम को अगर आप खड़े हो जाएं तो। ये पहला स्टेप है कि अपने वोट का सही अंदराज होना चाहिए, सही इलाके पे होना चाहिए, जहां आपने वोट डालना है वहां होना चाहिए। आपने टर्न आउट को तारीखी बनाना है तो आप जीतेंगे, वरना ये चोर जीतेंगे। तो ये तो हो गई साजिश का एक हिस्सा। ये नाजरीन, एक लेटर आपको नज़र आ रहा है, मैं इसको अब हटाने लगा हूँ। ये एक रिटायर्ड मेजर हैं, मैं इनका नाम लेना ज़रूरी नहीं समझता। लेटर पे लिखा हुआ है, आप लोग खुद अगर देख सकते हैं तो देख लें। इन पे इल्ज़ाम ये है कि जो साजिश हुई है ये उसको बेनकाब कर रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं, और इत्तलात ये आ रही हैं। एक और भी लेटर है कि जो लोग भी इस साजिश के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं वो आर्मी से रिटायर्ड हैं, उनकी पेंशन या ख़त्म की जा रही हैं या हाफ़ की जा रही हैं, उनको सज़ाएँ दी जा रही हैं कि क्यों तुम साजिश के ख़िलाफ़ बोल रहे हो। दूसरी तरफ एक तरफ रिटायर्ड फ़ौजियों की पेंशनें बंद की जा रही हैं जो साजिश के ख़िलाफ़ और हक़ और सच के साथ डट के खड़े हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद पुलिस को लोगों पे जुल्म करने पे नवाजा गया है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें बढ़ाकर पंजाब पुलिस के बराबर करने के फैसले पर इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान और जवानों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान और जवान इस फैसले पर वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। ना सिर्फ ये हुआ है बल्कि इनको एक्स्ट्रा बोनसेस दिए जा रहे हैं जो इन्होंने जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं। इस्लामाबाद में जो जंग चलती रही पूरा दिन और ये लोगों को मारते रहे और लोग सिर्फ आगे डट के खड़े रहे, उस पर इनको नवाजा जा रहा है। तो जो हक के साथ खड़ा होगा उसकी तनख्वाहें पेंशनें बंद, उसको नौकरियों से निकलवाया जा रहा है, मीडिया पे इस्तीफे दिलवाए जा रहे हैं, प्रोग्राम बंद किए जा रहे हैं। वहाँ जो जालिम के साथ खड़ा है उसकी तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं। यह है साजिश का दूसरा हिस्सा कि हम सब को ख़रीद लेंगे, जो हमारी नहीं मानेगा उसका नातका बंद करके रख देंगे, उसको खाने के लिए रोटी के लिए मोहताज कर देंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, आप किसी को मीडिया से निकलवा दें, उसका काम ही, उसको और कोई काम नहीं आता, वो क्या करेगा बताएं मुझे। सहाफ़ी किसी की आप पाबंदी लगा दें, साबिर शाकिर का अल्लाह का करम है कि उनका यूट्यूब चैनल बड़ा अच्छा चलता है, उनको कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ना होता यूट्यूब चैनल, रिस्क तो अल्लाह ने देना है, लेकिन आप उनको डेंट तो डालते बहुत बड़ा। वो बेचारे इस्तीफ़ा दे के शायद अभी तक मुल्क से बाहर हैं, ज़ाहिर है उनकी जान को ख़तरा है। अरशद शरीफ जो काम कर रहे हैं, पता नहीं कैसे अब तक दबाव बर्दाश्त किया हुआ है, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ सीधा सीधा उनकी जान को ख़तरा है। आज मैं बार बार वीडियोस में कहूँगा, अरशद शरीफ की जान को ख़तरा है जिस तरह का उन्होंने काम का बीड़ा उठाया हुआ है। मैं अपनी बात नहीं करता, ये लोग कर रहे हैं बहादुरी का काम। मैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे हूँ ही नहीं, मैं तो फिर भी खुल के बात करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ यूट्यूब पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये बातें करना बहुत मुश्किल काम है। आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि कितना दबाव आता है, कितना प्रेशर आता है, किस किस्म की थ्रेट्स आती हैं, कैसी धमकियाँ, किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, कैसे लहजे से बात की जाती है। आपको अंदाज़ा नहीं है ये कितनी ख़तरनाक जंग है। और हक़ के साथ खड़े हुए आपको चंद नज़र आएंगे, जालिम के साथ खड़े ज़्यादा नज़र आएंगे। आपको पता है कि क्या फ़िल्म डाली गई थी कि इमरान खान
نے معیشت تباہ کر دی ہے، دیکھو کتنی مہنگائی ہو گئی ہے. یہی تھی نا ساری گیم، یہی تھی. مجھے روز سننے کو ملتا تھا معیشت تباہ ہو گئی، دیکھو مہنگائی. آج مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے. پاکستان میں کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو 75 سال کی تاریخ میں سب سے مہنگی آج کے دن نہ ہو. ایک چیز ایسی نہیں ہے. 75 سال کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. اب پتہ کیا کہا جا رہا ہے؟ دو باتیں کی جا رہی ہیں. او جی یہ تو اب مہنگائی ضروری ہوگی، IMF نے کہا ورنہ ہماری معیشت نہیں بچے گی، یہ تو سبسڈی نہیں دے سکتے. یہ بات میں آپ کو 2018-19 میں بتاتا تھا کہ سبسڈیز نہیں دے سکتے، ملک سبسڈیز پہ نہیں چلتے، تو تب کہا جاتا تھا عمران خان نائل ہے، آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں. دوسری چیز یہ کہی جا رہی ہے کہ جو مہنگائی ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ہے. یعنی ایک ہی جملے میں دو جھوٹ بولے جا رہے ہیں. پہلے کہتے تھے اس نے معیشت خراب کر دی کیونکہ مہنگائی ہے، یعنی مہنگائی کو معیشت سے نتھی کیا جاتا تھا، جبکہ میں آپ سے کہتا تھا مہنگائی کا معیشت سے تعلق نہیں ہے. مہنگائی عالمی سطح پہ جو صورتحال ہوتی ہے اس سے لنکڈ ہوتی ہے، لوکل معیشت کا اس سے تعلق نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی عمران خان کی وجہ سے. عمران خان کی وجہ سے کیسے؟ کیا پیٹرول عالمی منڈی میں عمران خان نے مہنگا کیا؟ یا مہنگے بجلی کے جو گھر ہیں جو نواز شریف نے 2013 سے 18 تک لگائے تھے، اس میں نواز شریف نے سودے کیے تھے یا عمران خان نے سودے کیے تھے؟ یہاں پہ ساری مہنگائی یہی ہے، مہنگے بجلی گھروں کی وجہ سے ہے جو امپورٹڈ فیول پہ چلتے ہیں، اور عالمی منڈی میں پیٹرول ڈیزل مہنگا ہو گیا، یعنی آئل مہنگا ہو گیا ہے. کوکنگ آئل عالمی منڈی میں مہنگا ہو گیا، یعنی جس سے بنتا ہے یعنی جو خام مال ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے، جس سے کوکنگ آئل اور بناسپتی گھی بنتا ہے. یہ ساری چیزیں عالمی منڈی میں مہنگی ہیں. گندم مہنگی، چینی مہنگی، سب کچھ مہنگا ہے. اب کچھ دالیں مہنگی، عالمی منڈی میں مہنگی، یہاں بھی مہنگی، ڈبل ہو گئی ہے قیمت دالوں کی جب سے یہ آئی ہے امپورٹڈ حکومت. تو کس لیے عمران خان کی حکومت ہٹائی تھی؟ میں اب آپ کو وہ ریزن دکھانے لگا ہوں. عمران خان نے جنگ میں نیوٹرل رہنے کی بات کی تھی. اب آپ یہ دیکھ لیں، ہمارا امدادی جہاز یوکرین امداد لے کر پہنچ گیا ہے، اور یہ امداد آفیشیلی گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی ہے یوکرین کو. ٹھیک ہے جی، ہم نے بالکل واضح لائن لے لی. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں ایسے بائی دا وے، یہ اگر کوئی کہنا کہ یوکرین کو ضرورت تھی ہم نے اس لیے دیا ہے، انسانی ہمدردی کے تحت دیا ہے، یہ ہماری فوج کا جو C-130 آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو امداد دینے وہاں پہنچا ہے، اگر کوئی یہ آپ کو کہتا ہے نا ایموشنل بلیک میل کرتا ہے کہ جی یہ کرنا چاہیے، یہ انسانیت کے لیے ہے، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے آپ سے. یہ امریکہ کو پیغام دیا گیا ہے کہ ہم پوری طرح سے آپ کی غلامی میں آ گئے ہیں اور ہم نے یوکرین کی سائڈ لے لی ہے، اب ہم روس کے ساتھ کبھی کھڑے نہیں ہوں گے. یہ پیغام دیا گیا ہے. وہ کیوں؟ یوکرین کو امریکہ سمیت یورپ کے سارے ممالک امداد دے رہے ہیں. پاکستان کی امداد سے یوکرین کو اونٹ کے منہ میں زیرے جتنا فرق بھی نہیں پڑے گا. یہ سمجھ لیں ذرا. یا تو ہو نا کوئی ایسا ملک ہو جس کو کوئی دے رہے ہیں. اس ٹائم یوکرین ایک بیٹل گراؤنڈ ہے. یوکرین سے روس کو کمزور کرنے کا پلان ہے. یوکرین کو ارب ڈالر دیے جا رہے ہیں. ہم ارب ڈالر کے لیے IMF کے آگے سجدہ ریز ہوئے ہوئے ہیں. ہماری کیا اوقات ہے کیا پدی کا شوربہ کے کسی کو امداد دیں ایسے ملک کو؟ دنیا میں گندم ایکسپورٹ کرنے والے سب سے بڑے ملکوں میں سے ایک ہے یوکرین. تیل کی اس کی ایکسپورٹ، گیس کی ایکسپورٹ، اس کو تو وسائل کی کمی نہیں ہے. اوپر سے یورپ پورا اس کا اتحادی، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اس کے اتحادی، امریکہ کینیڈا اس کے اتحادی. دنیا کے کتنے امیر ممالک ہیں جو اس کے ساتھ نہیں ہیں مجھے بتائیں. جاپان اس کا اتحادی، ہر ملک اس کے ساتھ کھڑا ہے. تو امداد کیوں دی گئی ہے؟ صرف امریکہ کو غلامی قبول کرنے کا ایک اور پیغام ہے کہ جیسے حضور آپ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. جس ملک کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے، اور مجھے اب خطرہ یہ پڑ گیا ہے کہ یہ لوگ تائیوان کے ساتھ بھی نہ کھڑے ہو جائیں جا کے. جو چین اور امریکہ کی لڑائی ہے بنیادی اس ٹائم، وہ تائیوان کے اوپر ہے. اور مجھے خطرہ ہے کہ یہ کہیں تائیوان کو بھی امداد نہ پہنچا دیں. حالانکہ تائیوان کو ان کی امداد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف امریکہ کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہم آپ کے غلام ہیں، یہ تائیوان کے ساتھ نہ کھڑے ہو جائیں، یہ تائیوان کو ایکسیپٹ نہ کر لیں، یہ وہاں کا دورہ نہ کر لیں یا ان سے ملاقاتیں نہ کر لیں. مجھے اب یہ خطرہ پڑ گیا ہے. یہ لوگ پاکستان کے لیے سالمیت کے لیے خطرہ بن گئے ہیں. میں آپ سے صرف ایک بات کروں گا، یہ جو سازش ہے، جب اگلی بار ووٹ ڈالنے جائیں اور آج سے اپنا یہ جذبہ بنا لیں. جب آپ نے آزادی نہیں لی تھی نا، تو انگریز گلیاں آپ کو وہ بھی پکی کروا دیا کرتے تھے. شاندار ریل کا نظام وہ آپ کو بنا کے دے کے گئے ہیں. گلیاں صاف، ہر چیز، وہ کوڑا کرکٹ اٹھانے کا بھی سسٹم ان کا بہت اچھا تھا. سارے ادارے سسٹم زبردست انہوں نے چلائے ہوئے تھے پاکستان میں، یعنی اس ٹائم کا متحدہ ہندوستان جو تھا. تو آپ نے آزادی کیوں حاصل کی تھی، یہ یاد کیجئے گا، اور پھر خود سے سوال کیجئے گا وہ کون تھا جس نے 75 سال بعد آپ کو آفیشیلی دوبارہ غلامی میں دے دیا. ہم ہیں غلامی 75 سال سے بھی، ہم پوری طرح آزاد نہیں ہوئے.
لیکن وہ کون تھا جس نے 75 سال بعد آپ کو آفیشلی دوبارہ سے سامراج کی غلامی میں دے دیا ہے؟ ووٹ ڈالنے سے پہلے یہ غور ضرور کیجیے گا، صرف پکی گلی یا میرے بیٹے کو نوکری دلوا دی، نوکری تو انگریز کی بھی غلامی کر لیتے تھے نا جو لوگ، ان کے بچوں کو نوکری مل جاتی تھی۔ جو میر صادق تھا نا، اس کی اولادوں کو بھی وظیفہ ملتا رہا تھا، یہ یاد رکھیے گا، کبھی بھولیے گا مت، جو انگریز کی غلامی کر لیتا ہے اس کو وظیفے ملتے ہیں۔ اسی طرح انگریز کے جو غلام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سامراج کے، وہ غلام بھی اگر آپ ان کی غلامی کریں گے اور ان کو ووٹ دیں گے، وہ آپ کو گلی بھی پکی کروا دیں گے، ٹرانسفارمر بھی لگا دیں گے، آپ کے بیٹے کو نوکری بھی دے دیں گے لے کے، لیکن غلامی کی قیمت پر۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ غلامی قبول ہے یا آزادی قبول ہے، ایک گلی پکی کرانی ہے یا آزاد ملک میں رہنا ہے، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ کوئی آپ کی شادی پہ آ جاتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے، یا جو پوری دنیا میں پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے کہتا ہے کہ ہم آزاد ہیں اور ہمیں غلام بنانے کا سوچا بھی تو تمہیں ادھیڑ کے رکھ دیں گے، اس کو ووٹ دینا ہے؟ یہ آپ نے سوچنا ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اور یہ آپ کے ایمان کا امتحان بھی ہوگا۔ اس بار ووٹ صرف الیکشن کے لیے نہیں ہے، پاکستان کی آزادی کے لیے ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔